मूवी की स्टार्टिंग में हमें कपल मैट और केट को देखते हैं जो कि एक आइसोलेटेड हाउस में मूव कर रहे थे। अब सामान शिफ्ट करते टाइम केट को कबर्ड के अंदर एक पैरट मरा हुआ मिलता है, जिसको जब वो घर के बाहर दफनाने जाती है तो वो स्ट्रेंजली गायब हो जाता है। और ऐसा क्यों है इसके बारे में हम थोड़ी देर में बात करेंगे। खैर वहीं दूसरी तरफ मैट को घर के अंदर एक बहुत पुरानी सी की मिलती है। जब मैट बेकार सामान बाहर फेंक रहा था तभी वो ये देखता है कि उनके घर की एक दीवार का वॉलपेपर उखड़ा हुआ था, जिसे निकालने पर मैट को एक बहुत ही पुराना दरवाजा मिलता है जिसको वो उस की हेल्प से खोल लेता है। अब उस रूम को खोलने के साथ ही उनके घर की लाइट्स ब्लिंक करने लगती हैं और मैट इलेक्ट्रिशियन को बुलाने चला जाता है। अब मैट यहाँ पर एक बेहतरीन पेंटर था और केट एक ट्रांसलेटर होती है। कैरेक्टर इलेक्ट्रिशियन उस रूम में आकर चेक करता है तो वो ये देखता है कि वहाँ पर बहुत सारे पुराने वायर्स का एक जंजाल बना हुआ था जिसके बीच में एक लॉकर जैसा कुछ था। अब इलेक्ट्रिशियन ने ऐसा कुछ पहले कभी नहीं देखा था, इसलिए वो उनकी हेल्प नहीं कर पाता। लेकिन इलेक्ट्रिशियन यहाँ से जाते वक्त मैट को ये बताता है कि इस घर के प्रीवियस ओनर्स को किसी ने घर के अंदर ही मार डाला था, जो कि इन दोनों के लिए ही काफी टेंशन वाली बात थी। अब मैट इससे काफी परेशान हो जाता है और इंटरनेट पर उस मर्डर के बारे में रिसर्च करता है, जहां पर न्यूज़पेपर कटिंग से हमको ये पता चलता है कि इस घर की ओनर्स यानी कि पॉल और मैडेलिन की हत्या एक 20 साल के लड़के ने कर दी थी। और पुलिस की पूछने पर उसने बस यही बताया कि द रूम मेड मी डू इट, यानी कि जो रूम इस घर के अंदर है और जो मैट को मिला है वहाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ है। खैर मैट अब उस किलर जिसका नाम जॉन डो था उसका एक स्केच ड्रॉ करता है और उस सदियों पुराने रूम के अंदर चला जाता है। अब आपने नाम नोटिस करा होगा जॉन डो, तो यहाँ पर जॉन डो उन लोगों को नाम दिया जाता है जिनकी कोई भी आइडेंटिटी नहीं होती है। तो यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि इस कपल को इस 20 साल के लड़के ने क्यों मारा जिसका नाम जॉन डो था, यानी कि उसकी कोई भी आइडेंटिटी नहीं थी, जो कि बहुत ही वियर्ड बात है। खैर इसका एक बहुत ही सॉलिड रीजन है जिसके बारे में मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा, तो आपको मूवी एंड तक देखनी पड़ेगी। ये राज बहुत ही गहरा और मिस्टीरियस है। खैर वो टेंशन में आकर ड्रिंक करने लगता है और बॉटल खत्म होने पर वो ये बोलता है कि काश मेरे पास एक और बॉटल होती। तभी रूम की लाइट्स ब्लिंक होती हैं और उसके सामने एक और बॉटल आ जाती है। अब दूसरे दिन जब केट मैट को ढूंढने जाती है तो उसे मैट काफी सारी पुरानी और वैल्यूएबल पेंटिंग्स के साथ मिलता है। वो केट को भी पेंटिंग्स दिखाता है जिनके रियल होने पर केट को बिलीव नहीं होता। अब मैट केट से कुछ मांगने को बोलता है तो केट यहाँ पर $1000 की विश करती है। तभी उस रूम के अंदर $1000 आ जाते हैं, यानी कि ये जो रूम था ये विशेष को ग्रांट कर रहा था। खैर उसके बाद में वो $1 मिलियन मांगती है और लाइट्स ब्लिंक होती है और उसके साथ ही वहाँ पर $1 मिलियन आ जाते हैं, यानी कि इन दोनों के हाथ में एक जीनी वाला चिराग लग चुका था जो कि ये रूम होता है। अब केट इस चीज से घबरा जाती है क्योंकि उसको इस चीज से गलत वाइब्स आ रही थी और मैट उसे एंजॉय करने को बोलता है, जिसके बाद में वो लोग बहुत सारी चीजों की विशेष करते हैं और सारी विशेष पूरी होती जाती है। दरअसल हम उस रूम से बस चीजों की विशेष मान सकते हैं। वो रूम हमको ऑब्जेक्ट्स प्रोवाइड कर सकता है, पर यदि हम उससे कोई जॉब वगैरह मांगेंगे तो वो उसको पूरी नहीं कर पाएगा। खैर अब पैसा, शराब और भी बहुत सारी मटेरियलिस्टिक चीजें होने के बावजूद भी केट के मन में कुछ खटक रहा होता है। अभी भी उसकी लाइफ के अंदर एक ऐसा हिस्सा था जो कि खोखला था और वो था एक बच्चे की कमी। असल में पहले भी केट और मैट 2 बार ट्राई कर चुके थे, लेकिन केट का दोनों बार मिसकैरेज हो गया था, इसलिए अब उसके मन में एक डर बैठ गया था और वो फिर से बेबी के लिए ट्राई नहीं करना चाहती थी। अब मैट घर से बाहर राइड पर चला जाता है और जब वो वापस आता है तो उसे केट एक बेबी के साथ खेलते हुए मिलती है। तो आप समझ ही गए होंगे कि यहाँ पर क्या हुआ है, यानी कि केट ने रूम से बेबी को मांग लिया था। जी हाँ, उसने कोई रियल मदरहुड या फिर कोई प्रेगनेंसी 9 मंथ्स की नहीं देखी है। उसको कोई भी रियल एक्सपीरियंस नहीं था मदरहुड का, लेकिन उसके पास में एक बच्चा आ चुका था। तो क्या वो इस बच्चे को संभाल पाएगी? तो आइए जानते हैं आगे के एक्सप्लेनेशन में। अब मैट इस बात पर बहुत गुस्सा हो जाता है और उस बेबी को वापस करने के लिए बोलता है। केट अब बेबी को वापस करने जाती है, लेकिन वो बहुत रोने लगता है, इसलिए वो दोनों ही ऐसा नहीं कर पाते। अब अगले दिन मैट फिर से उस किलर की पिक्चर देखता है और हमको पता चलता है कि वो किलर अभी एक मेंटल हॉस्पिटल में है। अब वो कुछ पैसे लेकर उस हॉस्पिटल के लिए निकल जाता है जहां पर जॉन डो से मिलने के लिए 45 ईयर से कोई भी नहीं आया था। मैट अब जॉन से ओनर्स को मारने का रीजन पूछता है, लेकिन जॉन उसे बस उस रूम को भूलकर स्प्रिंगवेल हाउस से चले जाने की एडवाइस देता है, यानी कि इस हाउस का नाम स्प्रिंगवेल हाउस था। खैर अब वापस आते हुए उसकी कार खराब हो जाती है और जब वो कार को रिपेयर करवाने के लिए पैसे देता है तो मैट जब अपनी पॉकेट में पैसे ढूंढता है तो उसको उसके अंदर बस राख मिलती है और वो समझ जाता है कि उस घर की ऑब्जेक्ट बस उस घर के अंदर तक ही एग्जिस्ट
कर सकते हैं। घर से बाहर आते ही वो राख हो जाते हैं, यानी कि एज होने लगते हैं। और हर चीज जो कि एज होती है उसका अंत राख होना होता है, यानी कि खत्म होना। इसलिए मैट उस रूम को ये देखने के लिए तोड़ने लगता है कि वो वर्क कैसे करता है, पर उसे वहाँ पर वायर्स के अलावा कुछ भी नहीं मिलता। इवन जब वो अपने घर की कोई भी दीवार तोड़कर देखता तो उनके अंदर ब्रिक्स की जगह वायर लगी हुई थी। तभी केट जो होती है वो बेबी को लेकर घुमाने के लिए घर से बाहर ले जाती है। अब मैट उसे मना करता है, लेकिन केट उसकी बात नहीं मानती। बाहर जाते ही बेबी बहुत जोर जोर से रोने लगता है। अब तभी केट मैट को बुलाती है और हम देखते हैं कि उनका बच्चा कुछ ही सेकंड में 9 से 10 साल का हो गया था, जो कि बहुत ही शॉकिंग बात थी। केट के लिए बहुत ही बड़ा सदमा था, लेकिन हम तो जानते थे कि इस घर की विश की हुई चीज जो भी होती है वो इस घर से बाहर जाते ही एज होने लगती है, यानी कि खत्म होने के कगार पर आ जाती है। इसका मतलब ये था कि यदि रूम से विश की हुई कोई भी लिविंग चीज या फिर नॉन लिविंग चीज घर से बाहर जाएगी तो उसकी एज बहुत ही जल्दी जल्दी बढ़ती चली जाएगी, और यदि उसे उस घर के अंदर नहीं लाया गया तो वो बूढ़ी होकर खत्म हो सकती है। सो माइट भी इस घर का जो टाइम है वो बाहर की दुनिया से अलग चलता है। कीट अब उस लड़के को घर पर ही पढ़ाने लगती है और उसका नाम वो शेन रख देती है। अब शेन बड़ा तो होने लगा था तो वो उससे बाहर जाने का भी बोलता है, लेकिन वो उसको ये कहती है कि वो बीमार है और घर से बाहर नहीं जा सकता क्योंकि ये घर ही उसको प्रोटेक्ट करता है। लेकिन शेन बाहर जाने की जिद करने लगता है और केट से बुरा मान जाता है। वहीं मैट अब उस रूम की पिक्चर्स ड्रॉ कर रहा था और उसने एक गन भी ऑर्डर कर ली थी जिससे वो शूटिंग प्रैक्टिस करता रहता था, क्योंकि उसे शेन के ऊपर बिल्कुल भरोसा नहीं था। अब एक दिन शेन अपना हाथ गेट से बाहर निकाल लेता है जिससे केट घबरा जाती है और सारी विंडोज को सील कर देती है। अब हम देखते हैं कि मैट ने एक रूम के अंदर कुछ व्हाइट कवर्स के ऊपर ब्लैक पेंट किया हुआ था, लेकिन शेन उस रूम में एंटर हो जाता है जिससे मैट उस पर भड़क जाता है और इस बात पर मैट और केट की बहस होने लगती है, क्योंकि यहाँ पर वो शेन को अपना बेटा नहीं माना करता था। खैर अब रात को हम देखते हैं कि शेन भी उसी रूम के अंदर पहुंच जाता है जो कि विशेष प्रदान करता है, और दूसरे दिन हम देखते हैं कि शेन ने घर के अंदर ही एक बाहरी दुनिया बना ली थी, यानी कि जंगल वगैरह इत्यादि। खैर केट शेन को खुश देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है, पर मैट को उसके रूम में जाने पर गुस्सा आ जाता है और वो उसे गुस्से में खींचकर घर के अंदर लेकर आता है, यानी कि उस रूम से बाहर ले आता है। बेसिकली रूम के अंदर एक अलग टाइप की दुनिया ही शेन ने बना ली थी, लेकिन ये बात मैट को पसंद नहीं आती। खैर इस बात पर फिर से केट और मैट का झगड़ा होने लगता है, यानी कि उनकी जिंदगी नर्क होती जा रही थी। उनकी आपस के रिश्ते खराब हो रहे थे शेन की वजह से, और इन बातों को यहाँ पर शेन सुन रहा होता है। खैर मैट को ये लगता है कि शेन उनको हर्ट कर सकता है, जैसे कि जॉन डो ने उसके ओनर्स को किया था, और यही रीजन था कि वो हमेशा उससे रूडली बिहेव किया करता। अब तभी मैट एक फैसला करता है कि वो रूम को लॉक कर देता है ताकि अब उसके अंदर कोई भी एंटर ना कर पाए। अब जब दोनों पति पत्नी झगड़ा कर रहे होते हैं तो बीच में ही उनके फोन पर जॉन डो का कॉल आता है जिसे शेन पिक कर लेता है, लेकिन तभी मैट उससे फोन छीन लेता है। अब मैट जॉन से एजिंग प्रोसेस को रोकने का तरीका पूछता है तो जॉन यहाँ पर ये बताता है कि बच्चे या फिर किसी भी चीज की एजिंग को रोकने के लिए उसे नॉर्मल तरीके से रखने के लिए उसके क्रिएटर्स को मारना होगा, मतलब कि इसके लिए केट को अपनी जान देनी होगी, तभी वो रियल वर्ल्ड का हिस्सा बन पाएगा। और दोस्तों अभी यहाँ पर खुलते हैं इस मूवी के असली पत्ते, यानी कि जॉन डो की सच्चाई। तो प्रीवियस ओनर्स ने भी ऐसे ही एक बच्चे की विश करी थी जो कि कोई और नहीं बल्कि यही जॉन डो था, और वो उस बच्चे को हमेशा जिंदा रखना चाहते थे। इसलिए मदर ने पहले फादर को मार दिया और फिर जॉन से फोर्स करके खुद को मरवा दिया। अब ऑब्वियस ही बात है कि इस रूम ने किसी चीज को अगर जन्म दिया है तो उसका हमारी दुनिया में कोई भी रिकॉर्ड नहीं है, और यही रीजन था कि उसका कोई भी रिकॉर्ड पुलिस को या फिर किसी को नहीं मिला था, जिसकी वजह से उसको मेंटल इंस्टीट्यूट के अंदर रख दिया गया और उसका नाम नहीं था, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। तो ऐसे लोगों को हमेशा जॉन डो नाम दिया जाता है। तो आप बात को समझ रहे हो कि ये जो रूम है वो सैक्रिफाइस मांगता है। अगर यहाँ पर किसी भी चीज को बाहरी दुनिया में ले जाना है तो आपको खुद को मारना होगा। अब ये सारी कॉन्वर्सेशन केट दूसरे फोन के थ्रू सुन लेती है और सदमे में कार से कहीं और चली जाती है, क्योंकि उसको यहाँ पर सच्चाई पता ही नहीं थी। अब केट काफी टाइम तक घर वापस नहीं आती, जिससे मैट बहुत ही ज्यादा चिंता करने लगता है, और वहीं दूसरी तरफ शेन को भी उसकी बहुत याद आ रही थी। अब केट अपनी कार से एक्सीडेंट करके खुद को मारने की कोशिश करती है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाती क्योंकि उसने इस बच्चे को असल में जन्म नहीं दिया था, तो उसके मन में उस हद तक वाली मदरली फीलिंग्स नहीं थी। आई मीन ऑब्वियसली उसको बच्चा चाहिए था, लेकिन जो रियल बच्चा होता है जिसको आप अपने पेट में रखते हो उससे अटैचमेंट आपकी होती है, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ फर्क जरूर पड़ता है उस चीज से, और यहाँ पर यही केट के साथ में हो रहा था।
और इसका सबसे बड़ा सबूत ये है कि जब यहाँ पर शेन बहुत ही ज्यादा अजीब हरकतें किया करता था तो केट उससे बहुत गुस्सा करती थी। लाइक लिटरली गुस्से का एक बवंडर उसके अंदर से उठता था और वो अपने मन में इस चीज को सोचा करती थी, काश उसने इसको जन्म दिया होता। खैर मैट यहाँ पर शेन को खाना खाने के लिए बुलाता है तो शेन उससे केट के बारे में और अपने रियल डैड के बारे में पूछता है, और ऐसा इसलिए क्योंकि मैट उसके साथ में रूडली बिहेव किया करता था तो उसको ये लगता था कि उसका फादर कोई और ही है। अब मैट उससे गुस्से में सब कुछ सच बता देता है और वो शेन को बता देता है कि शेन कोई रियल पर्सन नहीं है बल्कि बस एक रूम का आइडिया है, एक मांगी हुई विश है, और केट उसकी मदर भी नहीं है और अगर वो घर से बाहर जाएगा तो तुरंत ही धूल हो जाएगा। लेकिन ऑब्वियसली शेन इस बात पर यकीन नहीं करता तो मैट उससे पूछता है कि क्या उसको 3 महीने से पीछे या कुछ भी याद है, क्योंकि वो जस्ट 3 महीने पहले ही विश किया गया था। मैट अब शेन को गुस्से में घर से बाहर ले जाने लगता है लेकिन शेन भागकर रूम के अंदर चला जाता है क्योंकि कहीं ना कहीं उसको भी पता था कि वो ये बात सच कह रहा था। जिसके बाद में मैट को अपने किए पर बहुत दुख होता है और वो उसे सॉरी बोलने जाता है। यहाँ पर उन दोनों की बॉन्डिंग बनने लगती है। असल में यहाँ पर मैट को जॉन डो वाले केस की सच्चाई पता चल गई थी कि उसने जानबूझकर अपने पेरेंट्स को नहीं मारा था बल्कि वो उसके पेरेंट्स की खुद की चॉइस थी ताकि जॉन डो यहाँ पर जिंदा रह पाए, क्योंकि इससे पहले तो उसको यही लगता था कि जॉन डो ने अपने पेरेंट्स को मार दिया था। खैर अब केट जब घर पर आती है तो वो उन दोनों को साथ में देखती है जिससे वो खुश हो जाती है। अब थोड़ी देर में मैट जाग जाता है और केट और मैट मेकआउट करने लगते हैं जिसको शेन चुपके से देख रहा था। अब यहाँ पर उसे अपनी माँ ही पसंद आ जाती है, इसलिए दूसरे दिन जब सब सो रहे होते हैं तो शेन घर से बाहर निकल जाता है ताकि वो एजेड होकर थोड़ा बड़ा हो जाए। उसके बाद में शेन अंदर आकर गन उठा लेता है और केट से हमेशा उसके साथ रहने के लिए बोलता है और वो दोनों भी शॉक्ड हो जाता है कि यहाँ पर वो अचानक से फिर से बड़ा हो गया। अब इसी दौरान होता यह है कि शेन और मैट के बीच में फाइट होने लगती है जिसके दौरान केट को कुछ लग जाता है और वो बेहोश हो जाती है। अब होश में आने पर वो शेन के बारे में पूछती है तो मैट उसको बताता है कि उसे गोली लग गई थी और वो मारा गया है, जिसकी बॉडी मैट घर से बाहर छोड़ आया है ताकि वो डस्ट बन जाए। जिसके बाद में मैट केट को संभालता है और उठाकर उसे घर के अंदर ले जाता है। तभी हम देखते हैं कि मैट बेहोशी से उठकर पूरे घर में केट को ढूंढ रहा था और यहाँ पर रिवील होता है एक बहुत ही बड़ा प्लॉट ट्विस्ट। दरअसल शेन और मैट की फाइट में रियल मैट बेहोश हो गया था, जिसके बाद में शेन ने रूम से विश मांगी खुद को शेन जैसा बनाने की और उस रूम के अंदर उनके घर की एक और कॉपी को क्रिएट कर लिया था ताकि वो केट के साथ मैट की तरह रह पाए, क्योंकि उसको अपनी ही माँ पसंद आ गई थी जो कि टेक्निकली उसकी माँ नहीं थी लेकिन वो उसकी क्रिएटर जरूर थी। केट अब शेन यानी कि नकली मैट से इस घर को छोड़ने का बोलती है लेकिन वो ये कहता है कि उनके पास ना तो पैसा है और ना ही जॉब है, इसलिए वो बाहर बिना इस रूम के सरवाइव नहीं कर पाएंगे। लेकिन ये बात केट को काफी सस्पिशियस लगती है क्योंकि मैट तो हमेशा से ही रूम को छोड़कर इस घर से बाहर जाना चाहता था। वहीं दूसरी तरफ मैट बहुत सारे वायर से होते हुए उनके फेक घर के अंदर पहुंच जाता है, यानी कि उसी रूम के अंदर पहुंच जाता है जो कि वो वॉल को तोड़कर वहां पर गया था। अब फेक मैट जो कि असल में शेन था वो केट को गलत तरह से टच करने लगता है और हिंदी में धोने लगता है। वो उसको मॉम बुला देता है जिससे कि केट समझ जाती है कि असल में ये शेन है और वहां से बचकर वो भागने लगती है। अब रियल मैट आवाज सुनकर वहां पर पहुंच जाता है जहां पर शेन केट के साथ फोर्सफुली फिजिकल हो रहा था। तभी आवाज सुनकर वो मैट को ढूंढने के लिए चला जाता है जहां पर दोनों मैट आमने सामने आ जाते हैं और एग्जैक्टली सेम रिएक्ट करने लगते हैं जिससे कि केट कंफ्यूज हो जाती है। तभी एक मैट उसे उसके निक नेम जून बग से बुलाता है जबकि रियल मैट तो उसको बस जून बुलाया करता था, इसलिए वो उसको सीढ़ियों से नीचे गिरा देती है जिससे वो फिर से अपने रियल फॉर्म में आ जाता है, यानी कि उसने शेन को धक्का दे दिया था। वो पहचान गई थी कि असली मैट कौन था। फिर रियल मैट और केट वहां से भागने लगते हैं और काफी ढूंढने के बाद भी उनको रास्ता नहीं मिल रहा था क्योंकि यहाँ की दुनिया बिल्कुल एग्जैक्टली बाहरी दुनिया जैसी बनाई गई थी जो कि शेन के द्वारा क्रिएट किया गया था। तभी शेन मैट को ढूंढ लेता है और चाकू मारने लगता है लेकिन तभी एक और प्लॉट ट्विस्ट वहां पर आता है। केट और मैट ने रूम के थ्रू अपने डुप्लीकेट्स को बना लिया था जिन्हें शेन ने मारा था। अब शेन उन्हें देख लेता है और उनके पीछे बढ़ जाता है पर वो कुछ कर पाता इससे पहले ही मैट उसे अपने साथ घर के बाहर ले जाता है और केट अंदर से गेट को लॉक कर लेती है जिससे कि शेन वापस अंदर ना आ पाए और शेन वहीं पर बुरा हो जाता है और राख बन जाता है जिससे उसकी मौत हो जाती है और केट इस सबसे बहुत ही ज्यादा टूट जाती है। यानी कि यहाँ पर देखा जाए तो मैट और केट कितने चालाक निकले कि उन्होंने अपनी ही कॉपीज बना दी थी ताकि शेन उनको मार दे और वो बच पाए। बेसिकली उनका प्लान यहाँ पर शेन को उस घर से बाहर निकालना था ताकि वो उसको मार पाए। खैर अब इसके बाद में हमको 1 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर केट और मैट एक मोटल के अंदर रुके हुए थे और हम देख पाते हैं कि केट प्रेग्नेंट है और वो यहाँ पर श्योर नहीं थी कि उसके बेबी का फादर है कौन, यानी कि यहाँ पर शेन उसके साथ में फिजिकल हुआ था तो उसको नहीं पता कि ये यहाँ पर रियल मैट का बच्चा है या फिर शेन का। और तभी अचानक से ये लाइट्स ब्लिंक होने लगती है। तो इस मूवी से हमको क्या समझ में आया है
है, जब भी कोई विश पूरी होती है तो यहाँ पर रूम की लाइट्स ब्लिंक हुआ करती थी, और सिर्फ रूम की ही नहीं, पूरे घर की लाइट्स ब्लिंक हुआ करती थी। तो सबसे बड़ी बात मुझको यहाँ पर एंड में ये लगती है कि शेन जो था वो हमेशा जिंदा रहना चाहता था, और यहाँ पर सिंपल एक चीज थी कि जो कोई भी विश मानने वाला होगा उसको मरना होगा, तभी दूसरी चीज बाहरी दुनिया में जिंदा रह सकती है। तो मुझे यहाँ पर लगता है पक्का शेन ने यहाँ पर यही मांगा होगा कि वो अपनी माँ के पेट में रहे और उसका बच्चा होकर पैदा हो। अब ऑब्वियस ही बात है कि यहाँ पर शेन ने उस बच्चे के लिए विश करा होगा, जिसके चलते यहाँ पर शेन तो मारा गया लेकिन उसका बच्चा हमेशा जिंदा रहेगा। मेरे ख्याल से यहाँ पर शेन ही उसके पेट के अंदर है, और यहाँ पर हमेशा से ही केट ऐसा चाहती थी। इसी के साथ में द रोम मूवी की कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। अब देखो, मैट और केट ने 2 बार ट्राई किया था प्रेगनेंसी के लिए, लेकिन यहाँ पर केट प्रेग्नेंट नहीं हो पाई थी। तो देखो, मुझे यही लगता है कि यहाँ पर ये जो बच्चा है ये कोई और नहीं बल्कि शेन ही है। उसने पक्का यही विश किया होगा कि वो अपनी माँ की पेट में जाए और उसके बाद में वो उसके रियल बच्चे की तरह जन्म ले पाएगा। लाइक वो फिजिकल भी हो गया जो कि उसके मन में इच्छा थी, लेकिन साथ ही साथ वो अपनी माँ को प्यार भी किया करता था। तो यहाँ पर उसने वापस से जन्म भी ले लिया, और मैं यहाँ पर 100% श्योर हूँ कि केट इस बच्चे को अबॉर्ट नहीं करने वाली, क्योंकि वो इतनी मुश्किल से प्रेग्नेंट हुई है और हमेशा से वो बच्चा चाहती है। वैसे भी शेन के जाने के बाद में उसे बहुत बड़ा धक्का लगा है। कई लोग यहाँ पर ये भी कहते हैं कि शायद से ये लोग अभी भी उसी घर के अंदर हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। उसका रीजन ये है कि यहाँ पर शेन बाहर बाउंड्री के आते ही रात बन गया, और इस घर का सिंपल सा रूल यही है कि जो चीजें होती हैं, जो विश की जाती हैं, वो उसी दायरे के अंदर जिंदा रह सकती हैं, उसके बाहर आते ही वो रात बन जाती है। तो ये तो 100% श्योर है कि वो लोग वहाँ से बाहर आ चुके थे, लेकिन केट के जो पेट में बच्चा है ना, वो यहाँ पर पक्का शेन की ही विश है। और अब आप ये सोचेंगे कि ये बच्चा बाहर जिंदा कैसे है, तो ऑब्वियस ही बात है कि शेन ने उसको विश किया है और शेन यहाँ पर मारा जा चुका है। तो ये जो बच्चा है ये हमेशा जीवित रहेगा। मूवी का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर देखने में मूवी को काफी मजा आता है, काफी बढ़िया मूवी मुझे ये लगी है। और दोस्तों, अगर आपके पास में ये रूम होता या फिर आपके पास में ऐसी कोई चीज होती तो आप उससे क्या विश करते? एंड या लेट मी टेल यू कि आप सिर्फ फिजिकल चीजों को ही यहाँ पर विश कर सकते हो, कोई भी जॉब या फिर इस तरह की चीजें विश नहीं कर सकते। लाइक अगर आप ये कहो कि मेरे अकाउंट में इतना पैसा आ जाए या फिर ये हो जाए वो हो जाए, वो यहाँ पर नहीं हो सकता। फिजिकल चीजें जो अवेलेबल हो सकती हैं वही यहाँ पर आ सकती है। तो आप ऐसी क्या फिजिकल चीज मांगोगे जिससे कि आप हमेशा खुश रह पाओगे? कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताना। तो वीडियो पसंद नहीं हो तो लाइक कर देना, चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए।